से क्लियर है क्या है सेल, मतलब सेल की बात कर रहे हैं। वॉल का मतलब होता है दीवार, मतलब कवरिंग बनाना, किसी भी चीज को चारों तरफ से कवर करके रखना। तो सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल क्या करती है बेटा, इट मेक्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल एक रिजिड स्ट्रक्चर है और ये ओनली नॉन लिविंग पार्ट फॉर्म करती है। कैसा पार्ट है, नॉन लिविंग। मतलब हमारा जो ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने, ऑब्जर्व सेल वॉल, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था बेटा, सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था, ना कि अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स को। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमएस स्टडी विद ईज। तो ये जो है हमारा द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने उस सेल का बेसिक, सेल थ्योरी और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लिया था। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम इस लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं दैट इज सेल वॉल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल वॉल, बेटा नाम से क्लियर है क्या है सेल, मतलब सेल की बात कर रहे हैं। वॉल का मतलब होता है दीवार, मतलब कवरिंग बनाना, किसी भी चीज को चारों तरफ से कवर करके रखना। तो सेल वॉल क्या करती है, सेल वॉल क्या करती है बेटा, इट मेक्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल एब्सेंट होती है सेल वॉल, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। ये प्लांट्स में ये जो सेल वॉल प्रेजेंट है, ये सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी है बेटा, सेल्यूलोज की बनी है। सेल्यूलोज जो है, सेल्यूलोज की बनी होने की वजह से ये आपका इसको जो है कार्निवोर्स कैन नॉट डाइजेस्ट, क्योंकि कार्निवोर्स की इंटेस्टाइन जो होती है वो स्मॉल होती है और सेल वॉल के डाइजेशन के लिए हमें जो एंजाइम चाहिए और कुछ बैक्टीरिया इसके लिए एसोसिएटेड हैं वो एब्सेंट होते हैं कार्निवोर्स की इंटेस्टाइन में। तो और सेल वॉल जो है वो प्लांट्स के अलावा कुछ फंगी, इसके अलावा बैक्टीरिया और कुछ प्रोटिस्टा के मेंबर्स में भी प्रेजेंट है। लेकिन इनकी जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है वो सेल्यूलोज ना होकर डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं। जैसे फंगी में जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। काइटिन क्या है बेटा, इट इज अ नाइट्रोजिनस सब्सटेंस। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन्स की। यहीं पे प्रोटिस्टा में सेल वॉल कभी कभी प्रेजेंट भी होती है और कुछ मेंबर सेल वॉल एब्सेंट होती है। कुछ मेंबर्स में यहाँ पे एक प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं। अब ये जो सेल वॉल है ये क्या करती है, फर्स्ट लेयर है फॉर्म आउटर मोस्ट बाउंड्री। अब इसका काम क्या होता है, ये सबसे पहले सेल वॉल जो है वो प्लांट्स में क्या कर रही है, ये करती है प्रोवाइड शेप। शेप प्रोवाइड करने के अलावा ये प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरीज। किससे प्रोटेक्ट कर रही है बेटा, इंजरीज से बचा रही है। इसके अलावा मेंटेन करती है सेल फंक्शनिंग को और प्रोटेक्ट करती है सेल को
रप्चर होने से। तो ये जो मेजर फंक्शंस हैं ये सेल वॉल के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये सेल वॉल क्या कर रही है, सेल वॉल एक रिजिड स्ट्रक्चर है और ये ओनली नॉन लिविंग पार्ट फॉर्म करती है। कैसा पार्ट है, नॉन लिविंग। मतलब हमारा जो ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने, ऑब्जर्व सेल वॉल, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था बेटा, सेल वॉल को ऑब्जर्व किया था, ना कि अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स को। तो बेटा अब जो अगला हमारा सेल ऑर्गेनेल है दैट इज न्यूक्लियस। तो सेल वॉल के बाद जो अगला जो हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ने वाले हैं दैट इज न्यूक्लियस। कौन सा है बेटा, न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिज्म को दो जो है पार्ट में डिवाइड किया था, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होता है। क्या है बेटा, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है एंड वेल डेवलप्ड है यूकैरियोट्स। ठीक है, यूकैरियोट्स में ये वेल डेवलप्ड है। ये जो न्यूक्लियस है ये क्या करता है, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल वो डीएनए है जो बाद में कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है बेटा, क्रोमोसोम का। तो ये जो डीएनए है, ये जो न्यूक्लियस है, ये अगर हम इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमें 4 कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं। सबसे पहला है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एक बाइलेयर्ड है, बाइलेयर्ड है। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियस के पास जो लिक्विड है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड है क्रोमेटिन फाइबर, या ये बाद में बना देते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम्स बनाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस जो है इसकी डिस्कवरी फोंटाना ने की थी। किसने की है, फोंटाना ने की है। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियोलस है वो नॉन मेम्ब्रेनस है। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये जो न्यूक्लियोलस है इट इज अ साइट फॉर एमआरएनए, सॉरी इट इज अ साइट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस। यहाँ पे क्या बनता है, आरआरएनए फॉर्मेशन होता है। इनकी नंबर एक से ज्यादा भी हो सकती है, जैसे ऑनियन में 4 न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोटिक में क्या है, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है और साथ में ये एब्सेंट होता है मैच्योर आरबीसी में। मैच्योर आरबीसी में भी हमारा जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट रहता है। तो चलिए अब न्यूक्लियस का हम डायग्राम बना के समझते हैं। तो सबसे पहले क्या था
कि हमें एक आउटर मोस्ट बाउंड्री दिखाई दी जो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो कैसी थी बेटा, बाइलेयर। ठीक है, अभी डायग्राम हम बनाना सीख रहे हैं। कैसी है बेटा, बाइलेयर्ड। लेकिन होता क्या है कि ये जो बाइलेयर्ड है ये कहीं कहीं पे बीच में आपस में पिंच ऑफ हो जाती है, तो जिसकी वजह से दो लेयर्स आपस में क्या हुई, फ्यूज हो गई। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पोर बन रहा है। किसमें बन रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। तो इस पोर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर पोर। ये न्यूक्लियर पोर क्या करता है, ये जो हमारे mRNA है या rRNA है इनको मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा प्रोटीन्स का जो ट्रांसफर है उसमें हेल्प करता है, मतलब सब्सटेंस के इधर जो न्यूक्लियस के अंदर आने में और न्यूक्लियस के बाहर जाने में हेल्प करता है। ये क्या है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद न्यूक्लियस में लिक्विड है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है बेटा, लिक्विड था। इस लिक्विड को हमने क्या नाम दिया था, दिस लिक्विड इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लास्ट। क्या है, न्यूक्लियोप्लास्ट। इसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एक नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस। अब यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो दिस इज अ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इट इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं इसको कंट्रोल सेंटर, क्योंकि ये सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। अब ये जो है कैसे कंट्रोल करता है, इसके पास ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, मतलब ये किसके बने हैं, डीएनए के। ये डीएनए से बनाता है आरएनए और आरएनए से बनाता है प्रोटीन्स, और प्रोटीन क्या बना देते हैं बेटा, एंजाइम। और सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो सारी कौन कंट्रोल करता है, एंजाइम। तो इस तरीके से हमारा जो न्यूक्लियस है उसको कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, क्योंकि ये एंजाइम्स या प्रोटीन सभी के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके पास जो डीएनए है, डीएनए में कुछ पर्टिकुलर जीन्स हैं जो एक कौन सा एंजाइम कौन सा प्रोटीन फॉर्मेशन होना है उसके लिए कोडिंग को रखते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है क्या है, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है यहाँ से एक नेटवर्क बन जाता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनेल है वो यही है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम। जो हमारी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो सेल में एक्सटेंड रहती है इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे इसकी सरफेस पे कुछ राइबोसोम्स लगे रहते हैं जो हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। अगर ये क्या है बेटा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सरफेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर राइबोसोम्स लगे हुए हैं तो उसे कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर एब्सेंट है तो इसे कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल के लिए प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करता है। ये क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मेशन करता है लिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। तो आरईआर का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, लिपिड का फॉर्मेशन कराना और हमारा प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। इसके अलावा ये डिटॉक्सिफिकेशन इसमें भी हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी रोल प्ले करता है। तो ये कुछ हमारे मेजर सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो हमने इस लेक्चर में कवर किए। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इस चैप्टर के जो फर्दर सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इन सबको कवर करेंगे।